गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो अब तक हमने हमारे नोट्स का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करवाया आपको, क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क दिया था बट उसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको दे दिया है, चेक कर लेना। क्वेश्चन कोई भी पेंडिंग ना रहे, इसलिए ध्यान से सुन ले। फर्स्ट चेक हो गया, सेकंड चेक है, थर्ड भी मैंने करवाया इसलिए कंप्लीट है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर इनटू शेयर्स था वो भी मैंने करवाया है, लेकिन उसमें सिर्फ इतना सा करेक्शन करना कि मैंने जब वर्किंग नोट बनाया था तब मैंने ये कहा था हम इसको कम इंटरेस्ट अज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि लिखा नहीं था क्वेश्चन। और जब सॉल्यूशन में किया तो मैंने 5,25,000 पूरे लिख दिए और इंटरेस्ट अलग से लिख दिया, इट मीन्स एक्स इंटरेस्ट। तो अब सॉल्यूशन चेंज करने से अच्छा है आप वर्किंग में आप अजम्पशन ले लें एक्स इंटरेस्ट, ठीक है। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, ऐसा कोई लॉ नहीं है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी में आपको एक्स इंटरेस्ट मानना है और अदर्स में कम इंटरेस्ट। मैंने जनरल रूल बताया था, यानी आप उसको चेंज कर भी सकते हो। तो अपना एजम्पशन एग्जाम में कॉपी में नोट डाल के आ जाओ, ठीक है, सही माना जाएगा वो। जिन क्वेश्चन में आपको क्लियर ना हो वहां एक्स इंटरेस्ट या कम इंटरेस्ट जो भी आपको अज्यूम करना है आप क्लियरली मेंशन कर दें। तो उस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही मिस्टेक थी, तो आप उसको सॉल्यूशन सही रहने दो, सिर्फ वर्किंग नोट में आप उसको माइनस न करते हुए 5,25 पर अंडरलाइन कर दो और इंटरेस्ट अलग से अंडरलाइन कर दो, ठीक। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, पांचवें नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मुझे देने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये जस्ट सेम था क्वेश्चन नंबर 1 जैसा। पूरा आप देखें डेट वगैरह सारी सेम है, बस एक जीरो का फर्क है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा इसमें 2,40,000 थे और यहाँ 24,000 है। तो पूरा क्वेश्चन आप ध्यान से देखना एज इट इज है, इसलिए जो आंसर आपका फर्स्ट में आया होगा वही आंसर आपका यहां पर भी आएगा, ठीक। बस एक जीरो का फर्क रहेगा, तो ये भी चेक है अपना। 6th नंबर मैंने करवाया आपको शेयर का क्वेश्चन। 7th नंबर क्वेश्चन शेयर्स का ये मैंने दिया था वहां पर, ये 6th के सेम था। जैसे 6 में बोनस शेयर की एंट्री थी फिर उसको बेच देना था, इसमें भी ऐसे ही था, बोनस शेयर की एंट्री और फिर उसको बेच देना था। तो एवरेज कॉस्ट से प्रॉफिट निकालना। फिर भी अगर डाउट हो तो मैंने आपको वर्किंग नोट दिया है, ये वर्किंग नोट आप देख लें, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन भी देख लें, चेक कर लें, कॉपी में चेक कर लें और उसमें लिख दे राइट चेक्ड, ताकि आपको याद रहे कि सर ने इसको चेक भी करवाया था। एक डाउट इसमें आ सकता है वो ये कि इसमें इन्होंने ऐसा लिखा था कि ही इंकर्ड 50 पैसा पर 100 एज कॉस्ट ऑफ शेयर। 50 पैसा पर 100 यानी 100 रुपए के लिए 50 पैसे, 100 रुपए के लिए, 100 पैसे के लिए नहीं, 100 रुपए के लिए 50 पैसे खर्चा होता है। तो ये किस पॉइंट में लिखा था उन्होंने? स्टार्टिंग वाले में, यानी स्टार्टिंग वाले में आपको अपन देखते हैं कितने के शेयर्स थे, 1000 शेयर्स ऑफ 100 ईच एट द रेट 120, तो 1,20,000 के शेयर खरीदे थे। तो हर 100 रुपए पे 50 पैसे, 100 रुपए पर 50 पैसे, तो ऐसे 600 रुपए आए। तो आपको वर्किंग नोट में जो 600 रुपए दिख रहे हैं वो इस तरीके से, ठीक है। इसके अलावा और कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो 1 to 7 सारे क्वेश्चन अपने चेक्ड है, कंप्लीट है। अब आते हैं इस चैप्टर के मोस्ट आईएमपी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या सबसे ज्यादा अच्छा क्वेश्चन अगर कोई है तो वो है 8th एंड 9th नोट्स में। 8th एंड 9th दोनों सिमिलर क्वेश्चन है, सेम है। दोनों में से एक मैं करवाऊंगा, एक आपको करना है। 9th में करवा देता हूं, 8th नंबर होमवर्क लिख लीजिए, ठीक है। बट ये समझ लीजिए कि अगर इस चैप्टर में से छोटा क्वेश्चन आए तो ये स्टार्टिंग के 1 to 7 में से आएंगे, और थोड़ा सा टफ क्वेश्चन अगर आया, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन अगर देने की कोशिश की उन्होंने, तो इस लॉजिक के साथ देंगे जो अब मैं समझाने वाला हूं। ये समझ लीजिए कि शेयर्स का सबसे बढ़िया क्वेश्चन, इसमें शेयर्स से रिलेटेड सारे पॉइंट आ गए। ओरिजिनल शेयर्स स्टार्टिंग में खरीदना, फिर उस पर बोनस शेयर का आना, फिर उस पर राइट शेयर का आना, और डिविडेंड भी आ गया। तो सारे पॉइंट, शेयर में इतने पॉइंट बनते हैं, या तो बोनस शेयर वाला पॉइंट बनता है, राइट शेयर वाला पॉइंट बनता है, या राइट को बेचने वाला पॉइंट बनता है, या फिर डिविडेंड वाला पॉइंट बनता है। वो सारे पॉइंट इन दोनों क्वेश्चन में। इससे पहले जो 6th एंड 7th क्वेश्चन करवाया मैंने, उसमें सिर्फ शेयर्स का बोनस वाला पॉइंट था, राइट शेयर वाला नहीं था। तो आप समझते हैं इसको, ठीक है। एक पैराग्राफ मैंने आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में छुड़वा रखा है राइट शेयर से रिलेटेड। पहले वहां चलते हैं, वहां बात करते हैं।
क्या लिखा हुआ राइट शेयर के बारे में। पहली बात तो राइट शेयर आप समझते हैं क्या होता है। जब आपके पास ओरिजिनल होल्डिंग हो, यानी एग्जिस्टिंग आप शेयर होल्डर हैं किसी कंपनी के, अब अगर कंपनी वापस शेयर इश्यू करना चाहती है तो कंपनी पहले आपसे पूछती है, आपका राइट है ये कि कंपनी आपसे पूछे कि आप लेना चाहते हो। अगर आप मना कर देते हो तो फिर कंपनी पब्लिक में वो शेयर इश्यू करती है। ठीक है, तो ये आपका राइट है, नॉट ऑब्लिगेशन। यानी आप चाहें तो एक्सरसाइज करें। कंपनी ने आपको ऑफर किया है कि हम आपको, आपके एग्जिस्टिंग होल्डिंग 1000 शेयर है तो हम आपको उसके ऊपर 200 शेयर राइट देना चाहते हैं। बट राइट शेयर फ्री में नहीं होते, बोनस शेयर फ्री में होते हैं, राइट शेयर फ्री में नहीं होते, मार्केट प्राइस से कम पर होते हैं। मार्केट प्राइस 20 रुपए आपको बोलेगी कंपनी, हम आपको 17 रुपए में देना चाहते हैं, 18 रुपए में देना चाहते हैं। तो 99% शेयर होल्डर खरीदना चाहेंगे, लेकिन कुछ लोग नहीं भी खरीदना चाहेंगे। तो ऐसा ऑप्शन रहता है कि ये राइट अपने आप में एक असेट होता है। राइट शेयर नहीं, राइट अधिकार जो आपको आया। अब आप चाहें तो इस राइट को एक्सरसाइज करें, या आप चाहें तो इस राइट को बेच दें। तो राइट भी बिकता है। राइट बिकने का मतलब है, सपोज कंपनी ने आपको 200 शेयर्स ऑफर किए @15, जबकि मार्केट में इसकी प्राइस 18 रुपए थी, तो आपको कंपनी ने 15 में दिए। आपने कहा ठीक है हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ठीक है 200 × 15 पेमेंट कर दो कंपनी को। ठीक है ना। तो अगर एक्सरसाइज करोगे तो नॉर्मल क्वेश्चन जैसा हो जाएगा, परचेज ऑफ शेयर, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, आपने 3000 रुपए दिए तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, सिंपल एंट्री हो जाएगी, कोई नई बात नहीं। तो जो नॉर्मल कॉस्ट होती है वैसे इसमें भी होगा सेम कॉस्ट, और ये सीधे कंपनी से मिलते हैं, इसमें इसमें जनरली ब्रोकरेज वगैरह कुछ भी ना हो। ठीक है, लेकिन आपने अगर वो राइट बेच दिया, तो राइट बेचने का मतलब समझना मेरी बात, आपको एक ऑफर लेटर आया था, एक राइट लेटर आया था कि यू आर एंटाइटल्ड टू सब्सक्राइब 200 शेयर @15। ठीक है, अब आपके पास पैसे नहीं इसलिए आपने सब्सक्राइब नहीं किया, लेकिन आपका फ्रेंड इंटरेस्टेड है इस शेयर में, तो आपने कहा ठीक है ये राइट में आपके नाम पे एंड्रोज कर देता हूं। ठीक है, तो आपने अपना राइट अपने फ्रेंड के नाम पे एंड्रोज कर दिया, उसने कंपनी के शेयर खरीद लिए, उसको फायदा होगा। लेकिन आप इतने अच्छे भी नहीं हो कि उसको फ्री में दे रहे हो। आपने बोला नहीं ये राइट में दूंगा तो 1 रुपए पर शेयर लूंगा। कितने रुपए? 1 रुपी पर शेयर। तो 200 रुपए ले लिया आपने राइट बेचने के, ये सेल ऑफ राइट हुआ। क्या हुआ? ये राइट बेचना हुआ, शेयर नहीं बेचे मैंने। ध्यान से सुन लेना मेरी बात। ओरिजिनल होल्डिंग मेरे पास एज इट इज है, ये वाला शेयर मैंने खरीदा ही नहीं, एक्सरसाइज ही नहीं की। इस राइट लेटर को मैंने एंड्रोस कर दिया फ्रेंड के फेवर में और उससे 1 रुपए ले ली। तो फ्रेंड का क्या फायदा? उसको 16 रुपए में शेयर पड़ गया ना, 15 आप कंपनी को देगा, वो 1 आपको दी 16 में, मार्केट में 18, तो फिर भी 2 रुपए का उसको फायदा। आपको क्या फायदा? तो आपको 1 रुपए का फायदा। आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ा क्या? शेयर्स लेना पड़े क्या? नहीं लेना पड़े। लेकिन आपने उस राइट को किसी के फेवर में एक्सटिंग्विश कर दिया, बदल दिया। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या मिल गए? 1 रुपए। अब बात यह है कि इसकी एंट्री क्या? पैसे तो आए आपकी जेब में, बैंक अकाउंट डेबिटेड 200 रुपए। 2 क्या करें? क्योंकि 2 शेयर्स तो गए नहीं मेरे पास। शेयर्स गए क्या मेरे पास? तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो ये तो प्योर इनकम है। क्या है ये? प्योर इनकम। तो इसको हम सीधे सीधे कहां ले जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसे कहते हैं सेल प्रोसीड ऑफ राइट, नॉट राइट शेयर। तो ये वाला एक पैराग्राफ बचा है अपना इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में। AS 13 क्या कहता है इस पैराग्राफ के बारे में आप ध्यान से पढ़ें। इसमें लिखा है when right shares offered are subscribed for, अगर राइट शेयर आपने एक्सरसाइज किए हैं, एक्सरसाइज किए मतलब आपने सब्सक्राइब किए हैं शेयर्स, तो कॉस्ट ऑफ राइट इज एडेड टू कैरिंग कॉस्ट ऑफ ओरिजिनल होल्डिंग। कहां जोड़ देंगे इसको? ओरिजिनल होल्डिंग में, यानी वहां पर एंट्री कर देंगे। तो ओरिजिनल होल्डिंग 1000 शेयर थे, 200 शेयर और बढ़ा देंगे वहां पे, और 3000 की कॉस्ट। तो नॉर्मल एंट्री की तरह हुआ है ना। इसकी एंट्री क्या हो गई? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू
बैंक है, यहां एंट्री लिख के रख लें, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। तो आपने इसको कहां ऐड कर दिया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ऐड कर दिया, डेबिट कर दिया आपने जाके। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखें। फिर लिखा हुआ है इफ राइट्स आर नॉट सब्सक्राइब फॉर बट आर सोल्ड आर रिनाउंस्ड इन मार्केट, राइट नॉट सब्सक्राइब फॉर, सब्सक्राइब नहीं की, आर सोल्ड इन मार्केट और रिनाउंस्ड इन मार्केट, द सेल प्रोसीड आर टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अंडरलाइन कर लेना और वहां लिख लेना जनरल एजम्पशन, सॉरी जनरल रूल। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 जब भी राइट शेयर के बारे में आया तो आप ऐसा नोट डाल के आना कि एज पर एज 13 वेन एवर राइट सोल्ड और रिनाउंस इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन देन सेल प्रोसीड विल बी टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, ये बिल्कुल जरूर, कुछ भी नहीं सोचना आपको, हमेशा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू पेन, यानी इसकी एंट्री तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कहीं से कहीं तक होगी नहीं किसी कॉलम में। तो जनरली ऐसा करना है, मॉड्यूल में भी सारे क्वेश्चन इससे ही, एक एक्सेप्शन भी बनता है। हाउएवर वेयर इन्वेस्टमेंट आर एक्वायर्ड कम राइट बेसिस, अब अंडरलाइन कर लेना कम राइट, एंड पे सर्कल बनाओ, द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इमीडिएटली आफ्टर दे आर बिकमिंग एक्स राइट इज लोअर देन द कॉस्ट एट विच दे वर एक्वायर्ड। यानी अगर मान लो ऐसा होता है, कैसा होता है कि आपने सपोज जो शेयर्स ओरिजिनल खरीदे थे उसकी मार्केट प्राइस मार्केट में डाउन हो जाए, यानी अभी तो 18 दिख रही है, अभी तो कब 18 दिख रही है, कम राइट पर। कम राइट का मतलब समझ, तो जैसे कम इंटरेस्ट था तो उसका मतलब क्या हो गया, इसमें इंटरेस्ट एलिमेंट इंक्लूड, कम डिविडेंड वाला पॉइंट भी आएगा, कम डिविडेंड का मतलब होता है इसमें डिविडेंड का एलिमेंट इंक्लूड है। तो मैंने वहां क्या बताया था आपको, हम इंटरेस्ट अलग क्यों करते हैं, क्योंकि कम है, इसका मतलब है कि इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है और रेवेन्यू भी। तो इन्वेस्टमेंट जो है कैपिटल नेचर का है और इंटरेस्ट जो है रेवेन्यू, तो इसको अलग करना जरूरी था। ऐसे इसमें कम राइट है, कम राइट मतलब मैं अगर आज शेयर खरीदता हूं तो मैं एंटाइटल रहूंगा कि मुझे कंपनी ऑफर करेगी, लेकिन एक डेट आती होगी ऐसी, कोई रिकॉर्ड डेट बोलते हैं उसको, एक कट ऑफ डेट रहती है कोई सी भी, सपोज 10 जनवरी एक डेट है, कंपनी ने कहा कि ये लास्ट डेट है भाई, यानी इधर शेयर 18 का है, अभी कम राइट बेसिस पर है, यानी अभी कोई खरीदेगा तो उसको राइट मिलेगा, यानी उसको राइट ऑफर लेटर आएगा। लेकिन 10 जनवरी के दिन जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर में लिखा होगा उन सबको राइट ऑफर फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। उसके बाद अब कोई खरीदेगा मान लो, तो क्या अभी भी राइट शेयर मिलेगा उसको, क्या वो राइट एंटाइटलमेंट होगा, क्या राइट एंटाइटलमेंट बहुत दिन तक चलता है। तो निश्चित तौर से एक डेट रहती होगी लास्ट, बस उसके बाद राइट थोड़ी ना, तो उसके बाद क्या हो जाता है वो एक्स राइट, तो उसके बाद क्या हो जाता है वो एक्स राइट। ठीक है, अब एक्स राइट होने का मतलब ये हो गया कि अब कोई शेयर खरीदे मार्केट में तो उसको राइट एंटाइटलमेंट नहीं आएगा, यानी वो ऑफर लेटर नहीं आएगा कि आप इतने इतने शेयर खरीद लो, वो लेटर उनको नहीं आएगा। तो डेफिनेटली प्राइस 18 रहेगी क्या, नहीं 18 नहीं रहेगी, कम हो जाएगी प्राइस, और हो सकता है प्राइस 15 से भी नीचे चले जाए, 14 ही रह जाए, ऐसा हो सकता है। तो वेन एवर इट इज क्लियरली मेंशन इन क्वेश्चन दैट शेयर्स आर एक्वायर्ड ऑन कम राइट बेसिस एंड मार्केट प्राइस आफ्टर बिकमिंग एक्स राइट बिलो कॉस्ट, कॉस्ट से कम हो जाए, क्लियर लैंग्वेज में पढ़ लेना आप, अच्छे से लिखा हुआ है। ठीक है, तो कम राइट और एक्स राइट का मतलब समझते हो। ऐसे डिविडेंड में भी होता है, आज कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, क्या मुझे साल भर बाद भी मुझे मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि हो सकता है मैंने शेयर बेच दिए, तो एक कट ऑफ डेट होगी, उस डेट पे जिसका नाम लिखा होगा उसको डिविडेंड का चेक जाएगा, उसके बाद वो एक्स डिविडेंड हो जाएगा, है ना। अब उस पर डिविडेंड हट गया, तो इधर मान लो कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया तो प्राइस बढ़ गई, 15 के 18 हो गए, और जैसे इधर कंपनी ने 3-3 रुपए डिविडेंड दे दिया सभी को, तो प्राइस घट के वापस 15 या 14 भी आ सकती है। तो हर एक चीज में ऐसा होता है, कट ऑफ डेट जरूर होती है, और ये रियल लाइफ में होना भी चाहिए। अगर ऐसा ना हो, इधर भी प्राइस 18 इधर भी प्राइस 18 हो, तो मैंने उस दिन भी कहा था कि ऐसा अगर हो तो हर व्यक्ति ध्यान से देखे कि पूरे साल भर में बोनस कब आ रहा, राइट कब आ रहा और डिविडेंड कब आ रहा है।
शेयर इधर खरीदे 18 में और इधर बेच दे 18 में, और बीच में क्या आ जाए डिविडेंड, बीच में बोनस, बीच में राइट आ जाए, तो प्राइस अगर सेम रहे तो उसको डबल बेनिफिट हो जाए। एक तो 18 के 18 में बिक गए वापस, ठीक है, और ऊपर से बोनस आ गया, डिविडेंड फालतू में आ गया, राइट भी आ गया, तो अच्छी खासी कमाई हो जाए। ऐसा नहीं होता है, उसी प्रोपोर्शन में आपके शेयर की प्राइस रिड्यूस हो जाती है। तो हमेशा एक्स बोनस, एक्स राइट, एक्स डिविडेंड, ये कंसेप्ट सब जगह चलते हैं। इंटरेस्ट डिवेंचर में तो बहुत अच्छे सीखे अपन, सेम कंसेप्ट यहां पर भी होते हैं, लेकिन वहां पर हर एंट्री के बाद होते हैं। हर एंट्री में इंटरेस्ट होता है क्योंकि इंटरेस्ट टाइम वाइज चलता है, बट यहां पर राइट कई कई सालों में एक बार आते हैं, बोनस भी कभी कभी होता है, डिविडेंड भी कभी कभी होता है, हर दिन डिविडेंड इंक्लूड नहीं होता है। इसलिए हर एंट्री के साथ ऐसा नहीं करना है, जिस जिस एंट्री के साथ कहा हो उतना ही करना, ठीक। और इस बात को अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझेंगे। तो कहने का मतलब है कि whenever shares acquired on कम राइट basis and after becoming X right its value is less than cost, ओरिजिनल कॉस्ट से कम अगर हो जाती है तो क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं it will be appropriate to apply the sale proceed of right to subscribe to reduce carrying amount of such investment to the market value। उस कंडीशन में आप इस सेल प्रोसीड को पीएनएल में ना ले जाएं, उस कंडीशन में आप इस सेल प्रोसीड को पीएनएल में नहीं ले जाएं, बल्कि क्या लिख दें, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट लिख दें, ठीक है। तो या तो पीएनएल में ले जाने वाला ऑप्शन है, या फिर क्या ऑप्शन है आपके पास, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट करोगे तो डेफिनेटली वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी ना, तो लिखा था रिड्यूस, तो वहां रिड्यूस की जगह लिख लो क्रेडिटेड इन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। रिड्यूस करने का मतलब क्या, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर दो, तो डेबिट में कॉस्ट रहती, क्रेडिट साइड में अगर 200 लिख दिए तो उसकी कॉस्ट को क्या कर देंगे आप, रिड्यूस। क्यों, क्योंकि मार्केट में प्राइस कम हो गई इसलिए। कम राइट तो सारे शेयर होते हैं, कम राइट नहीं होंगे तो राइट ही कैसे आएगा, इसलिए कम राइट तो जनरल एजम्पशन, कम राइट तो होता ही, वरना राइट ही कैसे आता है क्वेश्चन। लेकिन ये मेन है कि कॉस्ट बिलो राइट इश्यू प्राइस, ठीक है, मार्केट प्राइस इज लेस देन इश्यू प्राइस, तो इससे कम अगर हो जाती है तो आप वो डिफरेंस यानी उतने रुपए से अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो एक तरफ डेबिट साइड में आपने 10,000 लिख दिए और मान लो दूसरी तरफ आपको 200 रुपए मिले तो 200 रुपए क्रेडिट कर दो आप, तो आपकी नेट कॉस्ट क्या रह जाएगी, 9,800 रह जाएगी। ये एक्सेप्शनल है, यानी जब तक क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन ना हो मत करना। मॉड्यूल में भी सारे क्वेश्चन में पीएनएल वाला ट्रीटमेंट किया हुआ है, बट एक क्वेश्चन में समझाऊंगा जरूर इसका इंपैक्ट क्या होगा, किस तरह से करना है। क्लियर है बात? चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। एक बार आप इसको फटाफट से पढ़ लें। क्वेश्चन बड़ा है इसलिए हम इस तरीके से जैसे हम डिबेंचर वाले क्वेश्चन करते थे वैसा ही लिख लेना ज्यादा अच्छा, ताकि डेट में गड़बड़ ना। हालांकि इसमें हर एक पॉइंट पर बार बार वर्किंग नोट नहीं बनाना, क्योंकि बार बार डिविडेंड अक्रूड नहीं होता है। तो एक बार आप ढंग से इसको पढ़ लें, मैंने इसको लिख दिया है ताकि अपना टाइम बचे। ईश्वर के पास 25,000 शेयर ऑलरेडी है, उसने लिखा है ईश्वर हैज 25,000 शेयर, परचेज नहीं, हैज 25,000, तो 25,000 ओपनिंग बैलेंस हो गया। 15 में खरीदा, फेस वैल्यू 10 की है, लेकिन हमने तो 15 में खरीदा, हम तो इन्वेस्टर है, हम तो जितने में खरीदेंगे उतने में लिखेंगे ना, तो हमारी बुक्स में 15 पे लिखेंगे। फिर एक बार शेयर खरीदे 5,000 शेयर 16 के रेट से 16 रुपए में लिख देंगे। यहां कोई डिविडेंड का झंझट नहीं है, ठीक है। हर पॉइंट में डिविडेंड का झंझट नहीं आता, हालांकि क्वेश्चन में डिविडेंड है, लेकिन डिविडेंड जिस डेट पर होता है उस डेट पर एंट्री करेंगे बस। डिविडेंड हर दिन टाइम के हिसाब से अक्रूड नहीं होता है। कंपनी जब चाहे डिक्लेयर कर देती है इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड। तो डिविडेंड का ट्रीटमेंट मैं बाद में बताऊंगा सबसे आखिरी में, पहले यहां तक के क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आप इजीली लिख दोगे, ये आप इजीली लिख देंगे। बोनस शेयर के बारे में मैंने आपको बता चुका हूं। बोनस शेयर कैसे मिलते हैं, तो बोनस शेयर्स इस तरीके से मिलते हैं। 1:6 लिखा है, इसका मतलब 1:6 का मतलब होता है एक बोनस होता है, ये बोनस होता है, और ये ओरिजिनल होल्डिंग होती है, ठीक है। इन 1 बोनस फॉर एवरी 6 शेयर्स हेल्ड, तो कितना हो जाएगा आपके पास, यहां था 25 पुराने 5 यहां, और ये डेट वाइज होती है, ये सारी चीजें के डेट वाइज होती है। यानी इस डेट पर आपके पास जितनी होल्डिंग होती है उस पर रेशो लगता है, इस डेट पे जितनी होल्डिंग होगी उस पर रेशो लगेगा।
इस डेट पे जितने शेयर होंगे उस पर आपको डिविडेंड मिलेगा। कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। कंपनी की रजिस्टर में आपका नाम है तो आपको बोनस आएगा जिस डेट पे। तो आपके पास इस डेट से पहले 30,000 शेयर और 6 ओरिजिनल शेयर पर एक बोनस, तो अब 1/6 कर दिया बराबर, ज्यादा दिमाग नहीं, ये पहला वाला ऊपर ये नीचे 1/6, तो अब आपके आ गए 5,000 शेयर्स। तो ये बोनस में, और बोनस का मैं आपको 2 क्वेश्चन करवा चुका हूं। बोनस में शेयर इन्वेस्टर को एंट्री नहीं करता है क्योंकि इसके पास शेयर आते हैं, मॉनेटरी कुछ नहीं आता, मॉनेटरी कोई बेनिफिट नहीं आता। तो कैसे रिकॉर्ड करे, अमाउंट ही नहीं, क्या रिकॉर्ड करेगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू क्या करे, और इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट भी कर देगा तो अमाउंट क्या लिखेगा, 0, क्योंकि इसकी कॉस्ट तो 0 रहती है। तो मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या लिखा हुआ है कि आपको ओनली शेयर्स इंक्रीज करना है, इसलिए आप नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा देना बस। यहां तक का आपका क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएगा। अब आते हैं मेन, ये 2 पॉइंट के लिए मैंने क्वेश्चन करवाया, इस पर आप डी लिखेंगे, राइट वाला पॉइंट जो भी है वहां पर उस पर डी लिखोगे आप, और जो डिविडेंड वाले पैराग्राफ है उस पर आप डबल डी लिखोगे। डी मतलब डाउट, और यहां डबल डाउट, ठीक है, 2 बार। समझते हैं कैसे। पहले राइट शेयर के बारे में वर्किंग बताता हूं। इसका तो वर्किंग नोट बना लेता हूं, इसका वर्किंग नोट नंबर 2, ये पूरा अपना वर्किंग नोट नंबर 1 हो गया, ये पूरा वर्किंग नोट नंबर 1 हो गया। राइट के लिए मैं अलग से वर्किंग नोट नंबर 2 बता देता हूं। तो राइट शेयर के बारे में ये कह रहे हैं कि राइट वैसे आपको अगस्त में आ गया था, 31 अगस्त को, 31 अगस्त को, लेकिन उसकी लास्ट डेट क्या थी ये, तो मतलब लास्ट डेट देंगे तो लास्ट डेट तक ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हो आप, आखिरी तक ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हो। 3:7, तो 3:7 का मतलब, तो वर्किंग नोट नंबर 2 आप अलग से ही लिख लेना, ज्यादा अच्छा रहेगा। राइट शेयर, वर्किंग नोट नंबर 2 राइट शेयर। तो आपका टोटल एंटाइटलमेंट कितना बनता है पहले देखते हैं। टोटल एंटाइटलमेंट कितना बनता है, तो आपका एंटाइटलमेंट बनता है, आपके पास 25,000 शेयर ये हैं, 5,000 शेयर ये हैं, 30,000 हो गए। 30 के बाद बोनस और आ गए है ना, 5,000 शेयर, तो 25 5 30 और 35,000 शेयर्स हैं आपके पास। और 3:7 का रेशियो मीन्स 3 राइट शेयर्स अगेंस्ट 7 एग्जिस्टिंग ओरिजिनल शेयर्स। तो सिंपल मैंने कहा 3/7 कर देना। 3/7 किया आपने, तो यहां पर आपका एंटाइटलमेंट कितना आया, यहां पर आपका एंटाइटलमेंट आता है 15,000, 15,000, ठीक है। 15,000 राइट शेयर्स एट द रेट, कितने रुपए की रेट से सब्सक्राइब कर सकते हैं, 15 रुपए की रेट से सब्सक्राइब कर सकते हैं एट द रेट 15। बट इट इज राइट नॉट ऑब्लिगेशन, जरूरी नहीं लेना, आपकी इच्छा हो तो लो। कंपनी ये कह रही है कि आपको इतना एंटाइट, आपके पास 35,000 है तो आपको 15,000 का एंटाइटलमेंट मिलता है। किसी के पास कम शेयर होंगे तो कम मिलेगा, रेशो तय कर दिया कंपनी ने कि 7 शेयर है तो 3 ले जाओ, 14 शेयर है तो 6 ले जाओ, ऐसा आपको एंटाइटलमेंट मिला। आप चाहे तो सब्सक्राइब करें, नहीं करना चाहें तो आपकी इच्छा। अगर कुछ भी नहीं करा, मान लो आपने नॉट सब्सक्राइब फॉर, कुछ भी नहीं करा, ना कुछ बेचा ना कुछ खरीद, कुछ नहीं करा, तो 0 एंट्री, कुछ करना ही नहीं आपको। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है, क्या लिखा है आप पढ़ें, शेयर होल्डर कैन ट्रांसफर देयर राइट इन फुली, कैन ट्रांसफर देयर राइट इन फुली, यानी ये राइट आपको अगर एक्सरसाइज नहीं करना है तो राइट बेच दो, अधिकार आपका जो है वो आपके फ्रेंड के या किसी के फेवर में ट्रांसफर कर दो, वो शेयर खरीद लेगा ये वाले 15 रुपए में कंपनी से, ठीक है, तो उसका फायदा हो जाएगा। बट आपका क्या फायदा होगा, अकॉर्डिंगली ईश्वर सोल्ड 33:1/3% मीन्स 1/3 ऑफ हिज एंटाइटलमेंट टू माधव फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ 2 रुपीज पर शेयर। ध्यान से सुन लेना आप बात को। 15,000 में से क्या करा उसने, 1/3 ऑफ हिज टोटल एंटाइटलमेंट, इसका 1/3 यानी 5,000 शेयर्स का एंटाइटलमेंट बेच दिया माधव को एट द रेट 2 रुपीज पर शेयर। फिर बोल रहा हूं शेयर नहीं बेचे, ये शेयर्स राइट बेचा है, राइट है ये, राइट
5,000 शेयर सब्सक्राइब करने का राइट इसने माधव को दिया। अब माधव क्या करेगा, माधव ये 5,000 शेयर 15 रुपए के रेट से कंपनी को दे देगा, 2 रुपए आपको दे देगा, 17 रुपए में पड़ा उसको शेयर। और हो सकता है मार्केट में प्राइस ज्यादा हो तो फायदे में, क्योंकि मार्केट से प्राइस डेफिनेटली कम होती है। तो 2 आपको दे रहा है, 15 कंपनी को दे रहा है, 17 रुपए वो उसकी बुक्स में 17 रुपए में एंट्री करेगा। तो मैं उसकी बुक्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मेरी जेब से गया क्या और आया क्या? मेरी जेब से गया कुछ भी नहीं, वो एक ऑफर लेटर जो आया था, वो लेटर मैंने एनरोज कर दिया इन फेवर ऑफ माधव, और उससे पैसे ले लिए कितने रुपए? 10,000 रुपए। इसे हम बोलते हैं सेल प्रोसीड ऑफ राइट बेचने की। बाकी का 2/3 के बारे में कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब जनरल रूल है कि उसने एक्सरसाइज किया। तो इसके लिए बाकी के 2/3 यानी उसने सब्सक्राइब किए। सब्सक्राइब मीन्स एक्सरसाइज, कोई भी वर्ड आ सकता है। तो बाकी 10,000 शेयर उसने खरीद लिए एट द रेट 15 रुपए के रेट से। तो इसकी तो नॉर्मल एंट्री, मैंने 10,000 शेयर खरीदे 15 के रेट से, 1,50,000। तो आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, ठीक है, 1,50,000 इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। सिंपल सी बात। तो इसकी एंट्री तो बड़ी आसानी से हो गई। क्वेश्चन इसका है, इसका क्या करें? तो सेल प्रोसीड ऑफ राइट, इधर लिख लें। एक तो मैंने आपको सबसे सिंपल एंट्री बताई कि आपको क्या करना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 भी जनरली क्या बोलता है, और स्टडी मटेरियल में भी जनरली सारे क्वेश्चन में आपको क्या करा हुआ मिलेगा, सेल प्रोसीड ऑफ राइट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सीधे सीधे एक एंट्री बना के रख लोगे आप, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। ये 10,000 रुपए में कहां पहुंचा दूंगा? P&L अकाउंट। तो मैं इसे इन्वेस्टमेंट में लिखूंगा ही नहीं, ना इन्वेस्टमेंट में लिखूंगा, ना डिविडेंड वाले कॉलम में लिखूंगा, इसको लिखूंगा ही नहीं कहीं में इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्योंकि इन्वेस्टमेंट अकाउंट में 2 कॉलम होते हैं ज्यादा, एक आपका डिविडेंड वाला कॉलम और एक अपना अमाउंट वाला कॉलम। तो यहां पर आपको P&L में ले जाना सीधे। ये डिविडेंड नहीं है, ये इंटरेस्ट नहीं है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर भी नहीं, ये कैपिटल रिसिप्ट भी नहीं। सीधे सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट, सबसे इजी ट्रीटमेंट आप लोग के लिए। और दूसरा ट्रीटमेंट मैंने क्या बताया आपको कि इसके लिए अगर P&L में नहीं ले जाना है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ले जाएंगे। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में अगर मैं ले गया तो कब ले जाऊंगा? 2 कंडीशन बताइए। इफ इट इज एक्वायर्ड ऑन कम राइट बेसिस, तो चलो कम राइट तो एजम्पशन रहता ही, कम राइट नहीं होता तो राइट मिलते ही कैसे आपको। एंड मार्केट वैल्यू आफ्टर एक्स बिकम एक्स राइट बिलो कॉस्ट, यानी इसकी कॉस्टिंग कितनी बढ़ रही है अपने आपको 15 रुपए के रेट से 1.5 लाख रुपए। अब सपोज इस क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू कम हो जाए, तो मैं फिर उस कंडीशन में इस इन्वेस्टमेंट को डेबिट तो कर दिया हमने 1.5 लाख से, तो इससे मुझे रिड्यूस करना चाहिए ना, मार्केट वैल्यू अगर कम हो गई तो उस कंडीशन में मैं इस 10,000 को क्रेडिट साइड में लिखूंगा। तो एक तरफ तो मैंने इन्वेस्टमेंट डेबिट कर दिए 1.5 लाख रुपए, और एक तरफ में 10,000 क्रेडिट कर दूंगा, यानी नेट कॉस्ट क्या हो जाएगी आपकी 1,40,000। उस कंडीशन में आप उसको यहाँ इन्वेस्टमेंट अकाउंट लिख सकते हैं। लेकिन स्टडी मटेरियल में आप देखना कि जब तक क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन ना हो तब तक ऐसा कुछ भी नहीं किया। यानी आपको क्वेश्चन क्लियर कम राइट बोले तो ही करना है ट्रीटमेंट, अदरवाइज ज्यादा इजी ट्रीटमेंट ये रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैं इसको पूरा को अरेंज करके बताता हूं। तो देखिए, शेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर द ईयर 4-5 अपने इस क्वेश्चन में ऑन 1 अप्रैल 2004 लिखा हुआ था ओपनिंग बैलेंस। इट मींस फाइनेंशियल ईयर है 4-5, तो स्टार्ट होगा आपका 2004 से 2004 और एंड होगा हमारा 31 मार्च 2005 पर। अब ये 3 एंट्री मैंने पहले से इसलिए लिख दी है, तो 3 एंट्री बहुत इजी रहेगी इसलिए मैंने इसको लिख दिया है। आपको मैं वर्किंग नोट भी पूरा समझा चुका हूं, ठीक है। एक बार और आप चाहें तो क्वेश्चन पढ़ते हुए समझते जाए। लिखा होता क्वेश्चन में ऑन 1 अप्रैल ईश्वर हैज 25,000 शेयर्स ऑफ मिल्की ओशन लिमिटेड एट द बुक वैल्यू ऑफ 15। बुक वैल्यू कितनी? 15। तो हम तो बुक वैल्यू लिखेंगे ना, फेस वैल्यू नहीं लिखते हैं। और ये कॉलम नंबर ऑफ शेयर्स का बनाया हुआ ज्यादा अच्छा है। इस वाले कॉलम को हम डिबेंचर
के क्वेश्चन में इंटरेस्ट वर्ड लिखते थे, ठीक है, इसको मैंने क्या लिख दिया है, डिविडेंड। ये कॉलम जरूरी नहीं है बनाना, आप देखना स्टडी मटेरियल के कुछ क्वेश्चन में आपको सिर्फ 2 कॉलम मिलेंगे, ये जरूरी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि डिविडेंड की एंट्री आपको हर एंट्री के साथ नहीं करना रहती है। वहां तो क्या था, डिबेंचर में अप्रूव्ड इंटरेस्ट भी आता था स्टार्टिंग से, फिर परचेज किया तो हर बार इंटरेस्ट परचेज सेल, इसलिए वहां हर एंट्री के साथ इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना जरूरी था। यहां हर एंट्री के साथ डिविडेंड आएगा ही नहीं, डिविडेंड का एक पॉइंट वो भी 31 अक्टूबर को जाके, तो अभी तो मैं जून पे और अगस्त पे हूं, तो मुझे डिविडेंड सोचना भी नहीं, भले इन्हीं शेयर पे मिलेगा तो भी अभी नहीं सोचूंगा जब मिलेगा। क्योंकि आप सोचो कि क्या 20 जून को जब आप शेयर खरीद रहे थे तो क्या अंतर्यामी थे कि आपको डिविडेंड मिलने वाला है? क्या बोनस के टाइम आपको पता था कि डिविडेंड मिलने वाला है? तो आप पहले से एंट्री कैसे कर सकते हो? इसलिए डिविडेंड पूरा इग्नोर करके पहले क्वेश्चन वहां तक तो लाए, तो ये बड़ी आसानी से एंट्री रहेगी, इसमें बहुत इजी क्वेश्चन रहेंगे यहां तक के। ओपनिंग बैलेंस लिखा, फिर लिखा हुआ है ऑन 20 जून ही परचेज अनदर 5000 शेयर्स एट द रेट 16, तो 80,000 की आ गए, फिर डिविडेंड छोड़ दिया, मतलब नहीं। 20 जून के दिन 5000 शेयर खरीदे, 16 के रेट से 80,000 रुपए दी, बात खत्म। फिर बोनस शेयर आपका है, मैंने वर्किंग लिखवा दी। बोनस शेयर में टू और बाय का यूज वैसे करते हैं सब लोग, लेकिन करना नहीं चाहिए, क्योंकि टू और बाय मतलब किसी और अकाउंट में, तो कौन से अकाउंट में जाओगे? क्या इसका दूसरा इफेक्ट, क्रेडिट इफेक्ट कहीं आया? नहीं आया, कोई एंट्री नहीं हुई है इसकी, ओनली इंक्रीज नंबर ऑफ शेयर्स। तो 16 अगस्त के दिन 5 शेयर बढ़ गए, लेकिन कॉस्ट कुछ भी नहीं बढ़ी। यहां तक तो बहुत आसानी से आपके। फिर राइट शेयर की बात, राइट शेयर में मैंने आपको 2 पॉइंट बताए। एक पॉइंट तो ये बताया कि लास्ट डेट सितंबर थी, और सितंबर के दिन आपने राइट सब्सक्राइब की, राइट शेयर्स आपने कितने सब्सक्राइब किए? 10,000 शेयर। कितने के रेट से सब्सक्राइब किए? 15 के रेट से, यानी 1,50,000 रुपए यहां लिख दिया आपने इस तरीके से। तो जितने राइट शेयर आप एक्वायर करेंगे उतना तो लिख दोगे, लेकिन आपको 15,000 का एंटाइटलमेंट मिला था, उसमें से आपने 10 एक्वायर के 10 लिखे। 5,000 शेयर आपने नहीं खरीदे, आपने माधव को दे दिए, 2 रुपए ले लिए, 10,000 रुपए, और वो 10,000 रुपए मुझे यहां कहीं नहीं लिखना है, क्योंकि इसकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बार बार बोल रहा हूं, आप नोट करके रख लेना, एज पर एज 13 सेल प्रोसीड ऑफ राइट शेयर डायरेक्टली ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक। और एक एक्सेप्शन बताया था कि कभी कभी आपको लिखना पड़ सकता है, कहां? इन्वेस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में 10,000, तो सेल प्रोसीड जो है वो बाय बैंक 10,000 ऐसे लिखना पड़ सकती है आपको। इन केस शेयर एक्वायर्ड ऑन कमराइट बेसिस एंड मार्केट वैल्यू आफ्टर बिकमिंग एक्साइड बिलो कॉस्ट, तो अगर कॉस्ट से कम करना है तो इधर लिख दो क्रेडिट साइड में। तो 1,50,000 में से 10 हट जाएंगे, तो कॉस्ट कितनी बचेगी? 1,40, कम कर दी मैंने कॉस्ट को। तो उस कंडीशन में यहां लिखते हैं, यहां लिखने का लॉजिक ये है इसका, ठीक है। वहां जाके करेक्शन नहीं करते हैं 1,40, ऐसा नहीं करते हैं, 1,50 ये रहने देते हैं और ये 40 10 अलग से लिखते हैं। तो अब इस पूरे शेयर की कीमत हम 1,40 ही मान के क्वेश्चन करते हैं आगे। कहीं हमें इसको फीफो मेथड लगाना हो, एवरेज मेथड लगाना हो, सेल करना, कुछ भी करना हो, तो इसको 1,50 नहीं, आप कितना मानोगे? 1,40। ये सेकंड ट्रीटमेंट है, लेकिन ये ट्रीटमेंट टफ भी है, इसके कारण आपको यहां ध्यान रखना पड़ेगा कॉस्टिंग करते समय, इसलिए हम इसको इग्नोर करेंगे, ठीक है। और मॉडल में भी यही किया है, और जनरली भी होता, अकाउंटेंट भी यही बोलता है, इसलिए आप यहां लिखो ही मत। आगे चलते हैं, सेल प्रोसीड तक हो गए अपने कंप्लीट। अगला पैराग्राफ अब डिविडेंड वाला पॉइंट आता है। डिविडेंड फॉर द ईयर 2004, ध्यान से सुनना बात को। डिविडेंड कौन से ईयर की बात कर रहे हैं? हम कौन से ईयर पे हैं? हम तो 4-5 पे हैं, यानी हम तो हैं यहां पर 1 अप्रैल 2004 से लेके 31 मार्च 2005 इस ईयर में, और ये कह रहे हैं कि डिविडेंड कब मिला? अक्टूबर में मिला, 31 अक्टूबर में। लेकिन किस ईयर के लिए मिला? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2004, मतलब 3-4। इसको मैंने फिर से लिख दिया है, आप इस तरीके से लिख लें। तो 1 अप्रैल 4 to 31 मार्च 5 ये अपना फाइनेंशियल ईयर है। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन 31 अक्टूबर 2004 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2004। तो लास्ट ईयर का डिविडेंड इस ईयर में आपको रिसीव हुआ।
क्यों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लास्ट ईयर के अकाउंट फाइनलाइज हुए होंगे, ऑडिट हुआ होगा, उसके बाद एजीएम हुए, तब जाके एजीएम में डिविडेंड डिक्लेयर होता है, फाइनल डिविडेंड। इसलिए इतना टाइम तो लग ही जाता है। हमेशा ही ऐसा होता है, लास्ट ईयर का डिविडेंड इस ईयर में। इंटरिम डिविडेंड जरूर ऐसा होता है कि मिड ऑफ द ईयर, इस ईयर का डिविडेंड इस ईयर मिल जाता है, बट जनरली फाइनल डिविडेंड में ऐसा होता है। तो अगर आपके क्वेश्चन में इस तरह की लाइन लिखी हुई आती है, तो सबसे पहले तो मेरा ये नोट आप लिखें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 प्री एक्विजिशन डिविडेंड के बारे में क्या कहता है। क्या कहता है प्री एक्विजिशन डिविडेंड के बारे में, आप ध्यान से सुनिए। डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स डिक्लेयर्ड फ्रॉम प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। प्री एक्विजिशन डिविडेंड की डेफिनेशन दे रखी है, किसे कहेंगे? डिक्लेयर्ड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, यानी उस ईयर के प्रॉफिट में से आपने डिविडेंड इस ईयर डिक्लेयर किया। इस ईयर के प्रॉफिट में से नहीं, पिछले साल के प्रॉफिट में से किया। या फिर इसको कैसे पहचानोगे आप? और फॉर प्री एक्विजिशन पीरियड, यानी आपके शेयर खरीदने से पहले वाले पीरियड का। जैसे हमारे इस क्वेश्चन में 25,000 शेयर्स तो हमारे पास ऑलरेडी थे, है ना, और ये कितने साल पुराने थे पता नहीं, तो लास्ट ईयर भी होंगे हमारे पास। ये 25,000 शेयर्स तो लास्ट ईयर भी रहे होंगे हमारे पास, रहे होंगे ना। लेकिन ये जो शेयर्स एक्वायर की हमने 20 तारीख के दिन, 20 जून को 5,000 शेयर, ये शेयर्स तो नए हैं, ठीक है, ये शेयर्स नए हैं। अब इन शेयर्स पर हमें डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्वेश्चन ये तो मिलेगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा 31 अक्टूबर के दिन आपका नाम रजिस्टर में आ गया तो डिविडेंड आपके नाम पे आएगा, तो आपको 25 और 5,000 शेयर पर डिविडेंड मिलेगा। बोनस शेयर्स पर डिविडेंड मिलेगा कि नहीं, वो भी तो अगस्त में आ चुके थे। राइट शेयर वो सितंबर में आ चुके थे, उस पर मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो जनरली मिलता है भाई, इस दिन आपके पास टोटल होल्डिंग जितनी भी होगी उन सब पर डिविडेंड मिलता है। लेकिन आप देखें इस क्वेश्चन में फर्स्ट पैराग्राफ में एक लाइन लिखी हुई थी, फर्स्ट पैराग्राफ की थर्ड लाइन, नो डिविडेंड वाज पेबल ऑन दिस इश्यूज। वहां लिखा था थर्ड लाइन में, द डायरेक्टर ऑफ मिल्की ओशन अनाउंस अ बोनस एंड राइट नो डिविडेंड वाज पेबल ऑन दिस शेयर्स। तो ये दो शेयर्स कंपनी के पास पहले थे क्या? 3-4 में नहीं थे, कंपनी के पास भी नहीं थे। कंपनी ने इश्यू फर्स्ट टाइम किए और कंपनी डिविडेंड कौन से ईयर का दे रही है? लास्ट ईयर का डिविडेंड दे रही है। तो कंपनी इन पर क्यों दे डिविडेंड? ये तो नए शेयर है, इन पे अब आगे से डिविडेंड मिलेगा। लास्ट ईयर का डिविडेंड इन पे क्यों मिलेगा? लास्ट ईयर का डिविडेंड इन दो पे मिलेगा क्योंकि ये इश्यूड कैपिटल थी, ये भी इश्यूड थी क्योंकि कंपनी ने इश्यू कर रखे होंगे किसी और को, उससे हमने लिए, तो इश्यूड तो थी ना कंपनी, तो कंपनी तो अपने सारी पेड अप कैपिटल पे डिविडेंड बांटेगी, तो इसलिए इन दोनों पर हमने छोड़ दिया। किसी क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हो तो आप लेना, वरना जनरली लास्ट ईयर का डिविडेंड अगर आए तो आप बोनस और राइट पर इग्नोर करना, क्योंकि बोनस एंड राइट न्यू शेयर्स अराइज है। तो मुझे यहां पर 25,000 और 5,000 यानी कि आपको डिविडेंड मिला 30,000 शेयर्स पे, और डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे मिलता है। फेस वैल्यू पे कितने परसेंट मिलता है? 20% मिलता है। तो आपको 3 लाख रुपए पर 20% से 60,000 रुपए मिल गए, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कि 60,000 रुपए का चेक आया आपके पास, बैंक अकाउंट डेबिटेड, 60,000 रुपए का आपके पास चेक आया, बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया आपने, 60,000 चेक आया आपके पास। क्रेडिट क्या करें आप? क्या इस पूरे को P&L में ले जाए? तो यस, जनरली इसे हम रेवेन्यू नेचर की इनकम मानते हैं। क्या मानते हैं? रेवेन्यू नेचर की इनकम। तो हम इसको कहां ले जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। ये तो बहुत सिंपल, अगर ऐसा हुआ तो फिर इसमें तो कहीं एंट्री नहीं होगी। रेवेन्यू नेचर की यहाँ डिविडेंड यहां एंट्री कर दूंगा मैं, और ये कहा जाएगा? ये रेवेन्यू नेचर का अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट है आपका? रेवेन्यू नेचर का है, तो ये कहां चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना। तो इनडायरेक्टली ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला गया, यानी डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट, डिविडेंड इनकम अकाउंट। रेवेन्यू इनकम में ले जाओ, यहां से P&L में ले जाओ, एक ही बात है, या डायरेक्ट ले जाओगे तो भी चलेगा। लेकिन क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इसमें से कुछ पार्ट इन्वेस्टमेंट अकाउंट में लिख दें? तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं 31 अक्टूबर के दिन जो चेक आया उस चेक की मैं ये एंट्री कर दूं कि थोड़ा डिविडेंड में ले जाएं, थोड़ा इन्वेस्टमेंट में? यस, करेंगे ऐसा।
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यही कहता है कि प्री एक्विजिशन डिविडेंड मींस डिविडेंड फॉर प्रीवियस ईयर और प्री पीरियड। तो पहले तो आप समझें, ये शेयर मेरे पास थे पहले भी, और क्या पता कितने सालों से, तो पता नहीं। तो हर साल जो डिविडेंड आएगा, क्या हर साल मैं वो इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट करूंगा? अगर मैं हर साल इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट करूंगा तो एक कॉस्ट तो रिड्यूस होते होते एक दिन जीरो हो जाएगी, जबकि शेयर्स तो बेचे ही नहीं मैंने, और डिविडेंड आया 25,000, फिर 25,000 आया, फिर 25,000 आया, तो बार बार ऐसे तो कॉस्ट रिड्यूस जाएगी। तो डिविडेंड नॉर्मली इनकम होती है आपकी, P&L रेवेन्यू नेचर की, इसलिए उसको इन्वेस्टमेंट में नहीं लिखते। लेकिन इन पे ध्यान से सुनो, ये आपने एक्वायर किए 20 जून को, किससे? किसी और पर्सन से, है ना? कितने रुपए में? 80,000 रुपए में। तो ये डिविडेंड आपका है या उसका है? लॉजिक पर आया हूं मैं, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, कि ये 5,000 शेयर उस बंदे के हैं जिससे आपने खरीदा है। तो क्या मैं डिविडेंड का चेक उसको देने जाऊं कि भाई 5,000 पे तुम्हारा राइट बनता है, तुम रख लो ये डिविडेंड? क्या कोई इतना ईमानदार है? कोई इतना ईमानदार नहीं है कि इस तारीख को जब चेक आएगा तो आप उसको ढूंढ के और उसको चेक पहुंचाओगे क्या? यानी 5,000 शेयर पर 10 रुपए से 20%, यानी क्या 10,000 रुपए का डिविडेंड आप उसको देने जाओगे? नहीं देने जाओगे। जबकि डिविडेंड ये था प्री एक्विजिशन, वर्ड था प्री, यानी एक्वायर करने से पहले वाले पीरियड का डिविडेंड, इसको बोलते हैं प्री एक्विजिशन डिविडेंड। वर्ड क्लियर, इतना क्लियर है? एक्विजिशन मतलब एक्वायर करना, तो एक्वायर करने से पहले का, कितने साधारण शब्दों में आप बहुत इजी बात समझना, तो उस पीरियड का डिविडेंड है, इसलिए ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड कहलाता है। क्या कहलाता है? प्री एक्विजिशन डिविडेंड, है ना? ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्रेडिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्रेडिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कहां क्रेडिट होना चाहिए? इन्वेस्टमेंट। ऐसा क्यों होना चाहिए? तो जब आप ईमानदार नहीं हो, आप चेक देने नहीं जाओगे। वो भी इतना ईमानदार नहीं था, या यूं कहूं कि उसको भी भरोसा नहीं था आपके ऊपर, तो उसने जब आपको ये शेयर्स बेचे थे 20-80,000 रुपए में, तब तक उसे पता था कि कंपनी प्रॉफिट तो कमा चुकी है, तो कभी ना कभी तो डिविडेंड देगी। तो उसने क्या करा? आपसे थोड़ी प्राइस ज्यादा ले ली, 70,000 का शेयर 80 में दे दिया आपको, यानी इनडायरेक्टली क्या हो गया? कम डिविडेंड हो गया। क्या हो गया? ये कम डिविडेंड बेसिस पर। तो जैसे कम इंटरेस्ट में क्या करते थे आप? डिवेंचर एलोकेशन, कम इंटरेस्ट में इसमें से इंटरेस्ट अलग कर देते थे। वो वहीं की वहीं क्यों करते थे? क्योंकि वो ट्रांजेक्शन सेम डेट पर होता था, इसलिए उसी दिन करते थे। लेकिन 20 जून के दिन क्या मुझे पता था कि इस पर डिविडेंड आने वाला है, इसलिए 20 जून को तो मैंने पूरा 80 लिख दिया। क्या गलत? तो मैं क्या यहां जाके करेक्शन करूं कि यहां जाके मैं इसको 70,000 करूं? नहीं, आपका ये डेट अलग है और ये डेट अलग है। कॉमर्स में एंट्री क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है, डेट वाइज। तो 31 अक्टूबर को मैं ऐसा करूंगा कि 10,000 रुपए यहां पर लिख दूंगा मैं, ये वाले प्री एक्विजिशन डिविडेंड, ये 13 का। तो उससे ऑटोमेटिकली अब कॉस्ट कितनी रह जाएगी? 70,000 रह जाएगी। ठीक। और इन पे जो डिविडेंड मिला, 25,000 पे जो डिविडेंड मिला है, वो तो नॉर्मल है, उसको हम बोलते हैं पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड, यानी एक्वायर करने के बाद वाले पीरियड का डिविडेंड। तो क्या पता कब एक्वायर किया, तो उसके बाद के डिविडेंड है ना, तो बहुत पहले के शेयर है हमारे पास, तो उसके बाद का डिविडेंड है। तो ऐसे तो हर साल मिलता रहेगा, डिविडेंड मिलेगा, तो वो तो पोस्ट डिविडेंड कहलाएगा। वो नॉर्मल आपकी इनकम है, सिंपल इनकम है। तो इन 25,000 शेयर्स जो हमारे पास स्टार्टिंग ओपनिंग से चले आ रहे हैं, उस 25,000 शेयर्स पर 10 रुपए इंटू 20% से, यानी 50,000 का जो डिविडेंड कहलाएगा, वो डिविडेंड आपकी नॉर्मल इनकम होगी और वो आपके रेवेन्यू नेचर की इनकम में जाएगी और यहां से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चलेगा। तो इस तरीके से जो टोटल मिला के चेक मिला था 60,000, उस 60,000 में से आपने 10,000 इन्वेस्टमेंट अकाउंट में लिख दिए और 50,000 आपने इनकम अकाउंट में लिख दिए। ये फर्क है, ऐसा होता है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के। और ये बात हम सेकंड ग्रुप में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी पढ़ेंगे। तो ये एक मात्र पॉइंट, आगे वाले सभी क्वेश्चन में डाउट अगर है तो वो इसी में है। बस एक क्वेश्चन और करवाऊंगा मैं, आप चिंता ना करें। अगर किसी कोई बात समझ में नहीं आई है तो पहले खुद कोशिश करें। एक क्वेश्चन दिया मैंने 8th नंबर, वो करें, ठीक है।
और फिर भी समझ में ना आए तो मैं अगले क्वेश्चन में इसको फिर से एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल इन शॉर्ट आपको मैं बता दूं क्या किया मैंने, कि इन दोनों पे डिविडेंड नहीं लिया क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन था, और ये भी रीजन है इसका कि ये लास्ट ईयर के थे इसलिए नहीं, लास्ट ईयर शेयर थे ही नहीं कंपनी का। अगर ये डिविडेंड करंट ईयर का होता तो मैं लेता इस पर डिविडेंड, इसलिए जब भी इंट्रीम डिविडेंड आए तो बोनस राइट सब पे उस दिन तक के सारे शेयर पर डिविडेंड लेना, लेकिन जब लास्ट ईयर का डिविडेंड आए तो सिर्फ पुरानी होल्डिंग्स पे लेना, नए शेयर्स पर नहीं। दूसरी बात, प्री इक्वेशन कैसे बनाना चाहोगे, तो आपके जो भी नए शेयर एक्वायर होंगे, न्यू शेयर जो आपने किसी थर्ड पर्सन से लिए हैं, और अगर उस पीरियड से पहले वाले पीरियड का डिविडेंड है तो आप समझ जाना वो प्री डिविडेंड, और उस कंडीशन में उस डिविडेंड को आप इन्वेस्टमेंट में लिख देना, बस सिंपल सी बात। और बाकी जितने भी शेयर्स हैं उन सब पे डिविडेंड आपका नॉर्मल डिविडेंड होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके पास क्या है, अब आपने शेयर्स बेच दिए, कितने, तो लिखा हुआ है आप देखो 15 नवंबर इश्यूअर सोल्ड 25,000 शेयर्स एट द रेट 5 रुपये प्रीमियम पर बेच दिए उसने नवंबर में। तो नवंबर में उसने शेयर्स बेच दिए बाय बैंक। बेचने की एक ही एंट्री होती है, क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आएगा टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितने शेयर्स बेच दिए उसने, तो 25,000 शेयर्स, 25,000 शेयर बेचे एट द रेट प्रीमियम, 10 रुपए का शेयर 5 रुपए प्रीमियम पर, मतलब 15 रुपए में बेचे। तो 15 रुपए में बेचे तो 3,75,000 रुपए की। तो शेयर वाले क्वेश्चन में एक अच्छी बात होती है कि आपको बार बार डिविडेंड का कोई झंझट नहीं रहता, बस एक बार झंझट आएगा। तो डिवेंचर से ज्यादा इजी, बस एक बार आप ढंग से समझ लेंगे तो ना बेचने पे कोई प्रॉब्लम ना खरीदने पे कोई प्रॉब्लम है। अब बेचने पे प्रॉफिट हुआ है लॉस वो निकाल लेते हैं, और मेरे हिसाब से क्वेश्चन एंड हो चुका और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो सीधे सीधे यहां पे हम आ जाएंगे 31 मार्च 2005 पर बाय बैलेंस। अच्छा, इसमें एक और अच्छी बात है, इसमें अक्रूड इंटरेस्ट, जैसे अक्रूड इंटरेस्ट निकालते थे वहां 3-3 महीने का, यहां वो भी झंझट नहीं, तो बड़ा इजी रहेगा आपके लिए। बस थोड़ा सा 1-2 जगह ध्यान रखना है। क्लियर। अब एक तो कितने शेयर्स बचे आपके पास, आपके पास टोटल मिलाकर यहां पर थे 45,000 शेयर्स थे, और 25,000 शेयर आपने बेच दिए, तो अब आपके पास बचे कितने, 20,000 शेयर। और कोई ट्रांजेक्शन इस क्वेश्चन में बचा नहीं। डिविडेंड का एक ही पॉइंट आया क्वेश्चन में, तो डिविडेंड अकाउंट तो क्लोज ही कर देता हूं मैं। ये 50,000 पूरे कहां ट्रांसफर हो जाएंगे, बैलेंसिंग फिगर, ये बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रेवेन्यू नेचर का है ना, इस कारण से, तो रेवेन्यू नेचर का ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे वहां इंटरेस्ट कॉलम था ऐसे यहां पर। तो जो रेवेन्यू नेचर का पोस्ट डिविडेंड वो तो आपका पीएनएल में चला गया। एक और राइट बेचे थे हमने 10,000 के माधव को 2 रुपए के रेट से, वो डायरेक्ट कहां चला गया, पीएनएल अकाउंट में। ठीक, उसको तो यहां लिखा भी नहीं हमने। अब बची बात सिर्फ इन दो की, इसका प्रॉफिट निकालना है और इसकी कॉस्ट निकालना है। कि कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं हम, कॉस्ट फीफो या वेटेड एवरेज। तो फीफो जनरली नहीं चलती है, वेटेड एवरेज ही ज्यादा। जब क्वेश्चन साइलेंट हो कुछ ना कहे तो वेटेड एवरेज। फीफो होते तो मैं ये मानता कि 25,000 शेयर ये वाले बिके, और अगर ये वाले बिके तो बहुत सामने दिख रहा है, देखो 25,000 शेयर बिके, 375 के थे और 375 में बिके, नो प्रॉफिट नो लॉस, क्वेश्चन ही पूरा हो जाता। तो ये पूरे बिक गए, और बचे कौन से हैं, तो ये वाले बच्चे होंगे, ये वाले और ये वाले। तो इनकी कॉस्ट कितनी, 80,000, और 80,000 में से 10,000 माइनस करना है, क्योंकि इसको हमने क्या माना था, माना क्या था, क्वेश्चन में लिखा ही था डिविडेंड के बारे में। और एक लाइन और पढ़ाना रह गई थी, उसमें एक लाइन में लिखा हुआ था कि डिविडेंड एडजस्टेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो एडजस्टेड का मतलब वो यही था। तो ये 70,000 ले लूंगा मैं, ये नील, और ये कितने, 150। यानी अगर फीफो मेथड से करता तो 25,000 फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये 25 तो आउट हो गए। अब 20 कौन से बचे, तो 5, 5 और 10, ये 3 बचे। 5,000 ये, 5,000 ये, 10,000 ये। 5,000 इसकी कॉस्ट कितनी हो जाती है, 80 माइनस 10, 70,000। इसकी कितनी हो जाती है, नील, इसकी कितनी हो जाती है, 1,50,000। तो ये 2,20,000 रुपए आपके 20,000 शेयर की कॉस्ट आती है, 2,20,000। क्वेश्चन कंप्लीट। लेकिन मैं बताता हूं एवरेज मेथड से, एवरेज मेथड ज्यादा सुटेबल है।
एवरेज मेथड में क्या करना है आपको, तो वर्किंग नोट हम लिखते हैं 25,000 शेयर, 5,000 शेयर, 5,000 शेयर और 10,000 शेयर। इस 25,000 की कॉस्ट में कितने लेता हूं, 3,75,000 रुपए पूरे, 3,75,000। इस 5,000 शेयर की कॉस्ट क्या लेता हूं मैं, इन शेयर्स की कीमत, ये सब शेयर्स हैं और ये रुपीज है, 80,000 में से 10,000 माइनस करके इसकी कॉस्ट 70,000 मानी जाएगी। ये नील पर रहेंगे क्योंकि ये बोनस शेयर्स हैं। राइट शेयर 1,50,000 रुपए के हैं, और राइट शेयर में अगर वो वाला ट्रीटमेंट करते, कौन सा, कि इसको हमने राइट बेचा था ना माधव को 10,000, मैंने कहा था जनरली उसको पीएनएल में लिखते हैं, लेकिन एक्सेप्शनली अगर उसको यहां लिखना पड़ता, कब लिखते हैं यहां, इफ कम राइट बेसिस एंड मार्केट वैल्यू इज रिड्यूस, तो 10 यहां लिखता मैं, अगर मान लो 10,000 रुपए थे उसमें भी, तो फिर इसकी कॉस्ट में कितनी लेता, 1,40 लेता, बस इतना सा फर्क आता। ये सब मिलाकर आपके टोटल कितने हो जाते हैं, 5,95,000 डिवाइडेड बाय कितने शेयर्स हैं आपके पास, 45,000 शेयर्स। तो जब आप इससे डिवाइड कर देंगे इसकी, तो एवरेज कॉस्ट आ जाएगी 5,95,000 डिवाइडेड बाय 45,000 शेयर्स। तो ये आपकी इसकी एवरेज प्राइस आ गई 13.2222 पर शेयर। और अगर इसमें 25,000 से इंटू कर देता हूं 25,000 शेयर से, 25,000 शेयर से इंटू कर देता हूं, 2 बहुत सारे लगा दोगे आप, तो इसकी कॉस्ट आएगी आपकी 3,30,555 रुपए, 3,30,555। और आपने इसको बेचा कितने में, सेल किया आपने 3,75,000 रुपए में, तो इसका प्रॉफिट लॉस हो गया आपका 4,4,4,4,4, 3,75,000 माइनस 3,30,555, तो ये हो गया आपका 4,445, 44,445 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हुआ तो किस तरफ लिखूंगा मैं, उस तरफ, ठीक है, तो प्रॉफिट उस तरफ लिख देते हैं हम 44,445, ये प्रॉफिट में यहां लिख देता हूं। 31 मार्च को टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, यहां से पीएनएल में क्रेडिट चला जाएगा। अब रही इसकी कॉस्टिंग, तो इसकी कॉस्ट अभी हमने निकाल ली, इसके बाद तो कोई शेयर बेचे नहीं, तो 20,000 की एवरेज कॉस्टिंग वही आएगी आपकी 13 रुपए 22 पैसे। बैलेंसिंग फिगर से अगर निकालेंगे आप तो एग्जैक्ट आपका ये आ जाएगा, 2 के कारण थोड़ा सा फर्क आएगा 1-2 रुपए का, इस कारण से मैंने इसको इस तरीके से निकाल दिया, ठीक है। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन होता है, क्लियर। तो आपके पास अब होमवर्क की कोई कमी नहीं। नंबर 1 तो आपको यही क्वेश्चन रिपीट करना है सबसे पहले, बात पूरी माना करो तो आपको पढ़ने में मजे आएंगे, वैसे ही लगेगा जैसा हम लाइव क्लास में पढ़ते हैं, ठीक वैसा ही लगेगा, लेकिन बात पूरी होना चाहिए। मैं वहां पे भी बार बार बोलता था कि आपको मेरा करवाया हुआ क्वेश्चन पहले करना चाहिए, कोई भी अपने तरीके से अगर करोगे फिर गड़बड़ होगी। इसलिए आप जो मैं बोलते आ रहा हूं, इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे तो पूरा कोर्स मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा ऑनलाइन में ही अच्छे से, लेकिन ध्यान दो उससे बहुत बेनिफिट होगा। अगर मान लो एग्जाम बढ़ती भी तो आपको एक रिवीजन का और मौका मिलेगा, ज्यादा बेनिफिशियल है आप लोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 करना है, क्वेश्चन नंबर 8 करना है। क्वेश्चन नंबर 8 को आप पूरा चेक कर लेना है, स्टडी मटेरियल में भी है वो क्वेश्चन, ठीक। यहां तक मेरे सारे कंसेप्ट खत्म हो चुके हैं। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डिवेंचर वाला पार्ट भी आ जाएगा, शेयर्स मिक्स क्वेश्चन, और वो सारे मैंने दे रखे हैं स्टडी मटेरियल से रिलेटेड। ये होमवर्क की लिस्ट आपके सामने है। ओके, थैंक यू सो मच।